हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनिक क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 12th जो है आपकी, उसका होम साइंस का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं हम, नैदानिक पोषण और आहारी की। तो नैदानिक पोषण और आहारी की, जैसा कि आपको पता है, ये आपका चैप्टर नंबर 2 है। और सबसे पहले मैं चैप्टर नंबर 2 क्यों स्टार्ट करा रही हूँ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है। बिकॉज जो आपका चैप्टर नंबर 2 है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो आपकी यूनिट 2 है वो 25 नंबर की है, और 25 नंबर बहुत ही अहमियत जो है वो रखती हैं। देखिए, जो आपका कार्य है आजीविका तथा जीविका, अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो मैंने वो पहले कराया हुआ है। अगर आप स्टार्टिंग में वो पढ़ना चाहते हैं तो आप वो भी पढ़ सकते हैं, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। और अगर आपको चैप्टर नंबर 2 के नोट्स वगैरह चाहिए, जो कि मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, और अगर आपको उस वाली वीडियो से पढ़ना है तो आप वो वीडियो जाकर भी देख सकते हैं, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बात करते हैं चैप्टर नंबर 2 की, नैदानिक पोषण और आहारी की। तो ये सब समझने से पहले हमें समझना होगा कि पोषण जो है वो क्या होता है, पोषण का अर्थ क्या होता है, असल मायने में पोषण हमें कितना लेना चाहिए, अगर पोषण की कमी हो जाएगी तो क्या होगा। ठीक है, और अगर जो पोषण है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, अगर हम उसे सही मात्रा में ले रहे हैं तो वो हमारी किस चीज़ में हेल्प करेगा, ये सभी बातें अभी हमें देखनी है। तो सबसे पहले बात की जाए पोषण की, तो पोषण भोजन, खाद्य पोषकों और दूसरे पदार्थों के साथ शरीर द्वारा उसके पाचन, अवशोषण तथा उपयोग का विज्ञान है। जो पोषण है आपका, वो हमें कहाँ से मिलता है, वो हमें खाने से मिलता है, भोजन से मिलता है, खाद्य पदार्थों से मिलता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप दूध पीते हैं तो उससे हमें पोषण जो है मिल रहा है। जब आप रोटी खाते हैं उससे भी हमें पोषण मिल रहा है, क्योंकि वो किससे बनी है, गेहूं से बनी है। जब हम चावल खाते हैं और दाल खाते हैं उससे भी हमें पोषण मिलता है। जब हम गाजर खाते हैं, गाजर की सब्जी खाते हैं, गाजर का जूस पीते हैं, चुकंदर खाते हैं जिसे हम बीटरूट बोलते हैं, उन सभी चीज़ों से हमें क्या मिलता है, पोषण मिलता है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है। तो जो ये आपका पोषण है, ये कार्य क्या करता है, ये शरीर के, जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, वो क्या क्या कार्य करती है। खाना खाने के बाद वो उस खाने को पचाती है, फिर जो वेस्ट मटेरियल होता है उसे निकालती है, ठीक है, अवशोषित करती है, साथ ही साथ जो उसके काम का है उसे वो उपयोग में लाती है। जैसे कि आप सभी सांस ले रहे हैं, ठीक है, चल फिर रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, खेल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं। पढ़ने का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अगर आपकी बॉडी के अंदर पोषण नहीं है, यानी कि आप कुपोषित हैं, तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अगर कोई बच्चा बहुत दुबला पतला है और वो कुछ अच्छे से खाता पीता नहीं है, या फिर वो खाता पीता तो है लेकिन वो सही मात्रा में नहीं खाता है, तो क्या होगा, वो कुपोषण से ग्रस्त हो जाएगा। ठीक है, उस टाइम पे फिर उसको भूख नहीं लगेगी। क्लियर है? तो ये आपका पोषण आप समझ चुके हैं। पोषण क्या होता है? पोषण एक ऐसा विज्ञान होता है जो हमें भोजन के द्वारा मिलता है, खाद्य पदार्थों के द्वारा मिलता है, और हमारी शरीर के द्वारा जितने भी कार्य करने बहुत आवश्यक हैं उन्हें निभाता है। क्लियर? अब पोषण जो है, पोषण का संबंध खाने के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आर्थिक पहलू से भी बहुत निर्भर करता है। सामाजिक यानी कि जिससे समाज स्वीकृति दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सामाजिक में आप क्या लगा सकते हैं, जैसे कि आप किसी की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं या फिर आप किसी शादी ब्याह में जा रहे हैं, तो वहाँ पे जो खाना होता है वो सामाजिक है। अब उस खाने में, उस पोषक जो आप खाना खा रहे हैं उसमें पोषण है, उससे हमें पोषण मिल रहा है, ठीक है, तो आपको वो वहीं पे वही खाना पड़ेगा, तो वो सामाजिक की कैटेगरी में आ गया। मनोवैज्ञानिक, जो हमारे दिमाग से जुड़ा है, जो हमारे मन से जुड़ा है, यानी कि जिस खाने को खाने की स्वीकृति हमारा मन देता है। फॉर एग्जाम्पल, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जो वीडियो देख रहे होंगे वो वेजिटेरियन होंगे, काफ़ी सारे नॉन वेजिटेरियन होंगे, ठीक है। तो जो वेजिटेरियन हैं वो कभी भी नॉन वेज को नहीं खाएंगे, ठीक है, नॉन वेज को नहीं खाएंगे, तो ये उनका मन कह रहा है, उनका दिमाग कह रहा है। क्लियर? तो मनोवैज्ञानिक का ये समझ में आ गया। बहुत से बच्चे दूध नहीं पीते, कहते हैं कि दूध हमें अच्छा नहीं लगता, दूध की स्मेल बेकार आती है और बिना फ्लेवरिंग के दूध हमसे पिया नहीं जाता। इनफैक्ट मैं भी नहीं पीती हूँ दूध, क्योंकि मुझे बिना फ्लेवर के दूध पसंद नहीं है।
तो ऐसी कॉमन चीज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें दूध छोड़ देना चाहिए। अगर दूध नहीं पी रहे तो उससे जो बनी हुई चीज़ें हैं हमें वो लेनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम दही ले सकते हैं, छाछ, लस्सी, ठीक है, पनीर खा सकते हैं, क्योंकि दूध से हमें कैल्शियम मिल रहा है और वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब समझ में आ गया कि जो पोषण है वो होता क्या है और उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक पहलू कैसे हैं। आर्थिक पहलू की अगर हम बात करें, आर्थिक शब्द जहाँ पर भी आए, आर्थिक को आप किससे डिनोट करेंगे? पैसे से। यानी कि जहाँ पर आर्थिक शब्द का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब वहाँ पे पूंजी देखी जा रही है। आपका जो आपका ये है कि कैटेगरी है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, यानी कि आप अपर में आते हैं, मिडल में आते हैं या लोअर में आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई जो फैमिली है उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, यानी कि वो अपना गुजारा ही चला रहे हैं बस, तो उसमें वो सभी जो अच्छे अच्छे पोषण होते हैं, पौष्टिक जो पोषक तत्व हैं जिनका हमें सेवन करना चाहिए या फिर जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं ले पा रहे हैं। तो ये आर्थिक पहलू से आ गया आपका। अब क्लियर है सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और आर्थिक पहलू होते क्या हैं पोषण के। उसके बाद बात करते हैं समुचित पोषण या फिर अच्छा पोषण या फिर पर्याप्त पोषण जो है उसके क्या महत्व होते हैं। यानी कि जब हम पर्याप्त मात्रा में पोषण का सेवन कर रहे हैं, जो पौष्टिक खाना है उसे खा रहे हैं, तो उससे क्या होता है, यानी कि वो हमारे जीवन में महत्वपूर्ण क्यों है, एक महत्वपूर्ण भूमिका क्यों निभाता है। तो सबसे पहला है प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए यानी कि हमारी बॉडी में जो भी मतलब हर काम को करने के लिए एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कि हम उसमें खेले कूदे बींगे और हम बहुत दूरी तक भाग भी सकते हैं, दौड़ भी सकते हैं, ठीक है। दूसरा आपका है संक्रमण से रोग रोधक क्षमता, सुरक्षा देने के लिए। रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में आप सभी ने सुना होगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता आखिरकार होती क्या है? ऐसी क्षमता जो हमारे शरीर को कब चाहिए होती है? जब हम किसी बीमारी से ग्रस्त हों। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी देखा होगा कि डॉक्टर्स हमें एंटीबायोटिक जो दवाई होती हैं वो देते हैं। क्यों देते हैं? ताकि हमारी जो बॉडी है वो उस बीमारी से लड़ सके, हमारी बॉडी में जो एंटीबॉडीज़ हैं वो उस बीमारी से लड़ सके और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। तो अगर हम सही मात्रा में जो पोषण है उसको लेते हैं, उसका सेवन करते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे जितने भी ये संक्रमित रोग होते हैं, फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा एग्जांपल इस टाइम पे है कोविड-19, कोरोना वायरस, उससे बहुत हेल्प करता है उससे छुटकारा दिलाने में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका विभिन्न प्रकार की बीमारियों से स्वास्थ्य लाभ के लिए, यानी कि जो भी आपकी बीमारियां होती हैं, जैसे कि अभी तो हमने एग्जांपल लिया बुखार का, फीवर का, अगर हम थोड़ा सा बड़ी उसका लें तो जैसे कि टीबी हो गया, कैंसर हो गया, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, शुगर हो गया जिसे हम मधुमेह बोलते हैं, डायबिटीज़, ठीक है। तो ये क्या है, ये थोड़ी सी बड़ी बीमारियां हैं जो बड़ा स्टेज जो है वो ले लेती है। तो उसमें भी हमारी बॉडी को क्या देते हैं, उसमें भी एक ऐसी शक्ति प्रदान करते हैं जिससे कि हमारी बॉडी उस बीमारी से लड़ सके। उसके बाद है असाध्य बीमारियों से निपटाने के लिए, यानी कि आप सभी ने सुना होगा कि कैंसर जो है वो बहुत कम लोगों का ठीक हो पाता है, लेकिन होता है, नामुमकिन तो नहीं है, किसी ना किसी का तो हुआ है। आज के टाइम पर कैंसर जो एक बीमारी है वो किसी न किसी की तो ठीक हुई है। तो वो क्यों हुई है? क्योंकि उसने सही मात्रा में पौष्टिक भोजन जो है उसको खाया है, इस वजह से। अब उसके बाद अभी हमें पढ़ना है कि अपर्याप्त मात्रा में अगर हम जो पोषण है उसको लेते हैं तो क्या होगा। अपर्याप्त मात्रा का अर्थ क्या है, यानी कि अगर हम अपने खाने में पौष्टिक जो तत्व हैं उनकी कमी कर देते हैं तो उससे क्या होगा, उससे फिर क्या होगा, कुछ ना कुछ तो साइड इफ़ेक्ट्स होंगे ना, कुछ ना कुछ तो गलत होगा। क्या होगा वो? शरीर के लिए रोधक क्षमता, रक्षा में कमी, यानी कि अभी जो हमने पौष्टिक खाने की अच्छाई पढ़ी, अभी हमें उसकी सारी की सारी बुराई पढ़नी है, अभी हम उसको उल्टा कर देंगे। जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्या होगी, वो ख़त्म होनी शुरू हो जाएगी, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। पहला तो यही हो गया। दूसरा है उपचार में देरी, यानी कि जो हमारा इलाज चल रहा है वो इतनी अच्छे से नहीं हो पाएगा, यानी कि जो बीमारी अभी हमारे पास है वो जल्दी से ठीक नहीं हो पाएगी। और घाव भरने में कठिनाई, हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर किसी को चोट लग जाती है तो उस टाइम पे अगर उसके बॉडी से काफ़ी ब्लड बह रहा है और फिर डॉक्टर ने दवाई दी तो धीरे धीरे उसका घाव जो है वो भरना स्टार्ट होगा। लेकिन
अब हम दूसरे को देखें और उसने अगर कम मात्रा में जो पौष्टिक तत्व हैं उनका सेवन किया है तो क्या होगा, डॉक्टर्स की दवाई वो भले ही खा रहा है लेकिन फिर भी उसका घाव इतनी जल्दी नहीं भर पाएगा। उसके बाद है विभिन्न अंगों के सुचारू रूप से कार्य संचालन में कठिनाई से नए स्वस्थ समस्याओं का उत्पन्न होना। अब हमारी जो बॉडी है उसमें अलग अलग हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे कि हाथ हो गए, पैर हो गए, आँखें हो गई, ठीक है। इनमें से कुछ ना कुछ जो है वो ख़राब होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप सभी ने सुना होगा कि आइज़ वीक हो जाती हैं। आइज़ वीक ऐसे ही तो नहीं होती, ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा जो खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, इस वजह से आपकी आइज़ जो है वो वीक हो जाएगी, नहीं। इसका ये कारण तो है, हम ये नहीं कह सकते कि इसका एक कारण ही नहीं है। इसका एक कारण है कि हम ज़्यादा मोबाइल फ़ोन का यूज़ करें या फिर हम ज़्यादा देर रात तक पढ़ रहे हैं, अंधेरे में पढ़ रहे हैं, तो हमारी आंखें ज़रूर कमज़ोर हो जाएंगी। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम विटामिन ए जो है आपका, विटामिन ए जो है अगर हम अपने खाने में उसको नहीं ऐड करते हैं तो भी हमारी आइज़ वीक होना स्वाभाविक सी बात है, जो कि आप चैप्टर नंबर 3 में बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिए प्रेस, ताकि आपके पास जितने भी आपके चैप्टर सभी वीडियोस आने वाली हैं वो एक भी मिस ना हो। नेक्स्ट फिर आपका है आहार और अच्छा पोषण, साथ ही एक स्वस्थ है जीवन शैली चिरकालिक रोगों को विलंबित और नियंत्रित कर सकती है। अब चिरकालिक रोग क्या होते हैं भाई? चिरकालिक रोगों को हम दीर्घकालिक रोग भी बोलते हैं, जो कि लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। जैसे कि डेंगू हो गया, लंबे समय तक चलेगा, टीबी हो गई, लंबे समय तक चलेगी, ठीक है। शुगर हो गया, लंबे समय तक चलेगा। और अगर हाई ब्लड प्रेशर किसी को रहता है, यानी कि उच्च रक्तचाप अगर किसी को रहता है, तो भी वो लंबे समय तक चलेगा। अब उन सभी चीज़ों को कंट्रोल कौन कर सकता है? आहार, एक अच्छा आहार जिसमें कि जो पौष्टिक तत्व हैं वो सही मात्रा में उपलब्ध हो, साथ ही साथ एक स्वस्थ जीवन शैली, यानी कि हम अच्छा खाते तो हों, साथ ही साथ हम टाइम पर सोते भी हैं, हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जिससे कि क्या होगा, जिससे कि जो चिरकालिक रोग है, लंबे समय तक चलने वाले जो रोग हैं, हम उन्हें ख़त्म भी कर सकते हैं और उन पर नियंत्रण भी प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सिंपली ये बताया है कि पोषण और जो स्वास्थ्य है वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। दोनों क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हमारा जीवन स्वस्थ है, इसका अर्थ क्या है कि हम अच्छा खाना खा रहे हैं जिसमें कि पोषण की मात्रा बिल्कुल पर्याप्त है। और अगर हमारे खाने में पोषण की मात्रा अच्छी है, यानी कि हम सभी न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं, उनका सेवन कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा जीवन जो है वो स्वस्थ रहेगा, हम स्वस्थ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपका है नैदानिक पोषण। नैदानिक पोषण क्या होता है? नैदानिक पोषण का दूसरा नाम होता है चिकित्सीय पोषण उपचार। चिकित्सीय पोषण उपचार, इसका दूसरा नाम जो नैदानिक पोषण है उसको हम चिकित्सीय पोषण उपचार भी बोलते हैं। तो अगर आपके पेपर में आता है कि चिकित्सीय पोषण उपचार क्या है या फिर उसके फ़ायदे क्या हैं, तो आपको नैदानिक पोषण ही समझना है, ठीक है। अब नैदानिक पोषण क्या होता है? पोषण का वह विशेष क्षेत्र जो बीमारी से संबंधित है, यानी कि बीमारी के टाइम पे जो हम पोषण लेते हैं, संशोधित पोषण लेते हैं हम, वो भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो ऐसा पोषण जो कि हम बीमारी के समय लेते हैं, जिसका हम सेवन करते हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नैदानिक पोषण। तो जो नैदानिक पोषण है उसे हमेशा से याद रखना है कि वो बीमारी के टाइम पर ही लिया जाता है। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है जो बीमार नहीं है तो वो नैदानिक पोषण नहीं लेगा। अब नेक्स्ट है आपका आहारी की। यह वह विज्ञान है जो बताता है कि भोजन और पोषण मानव के स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। यानी कि आहारी की जो है ये हमें ये चीज़ बताता है कि जो भोजन है और जो पोषण है आपका, वो इंसान के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करता है, क्या क्या उस पर इफ़ेक्ट्स जो हैं वो डालता है, ठीक है। अगर हम आहार अच्छा ले रहे हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो बॉडी है वो बिल्कुल सही रहेगी, स्वस्थ रहेगी, हमारा मन हर चीज़ में लगेगा, हर काम में लगेगा। अगर दूसरी तरफ हम देखें और हम सही मात्रा में जो पौष्टिक तत्व हैं उनको नहीं ले रहे हैं या फिर अच्छे आहार का सेवन नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मन कहीं भी नहीं लगेगा, चाहे वो खेलने कूदने में हो, खाने पीने में हो, पढ़ाई में हो, किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। ऐसा तब होता है जब हम बीमार होते हैं। आपने कभी ऐसा देखा हो या फिर
नोटिस किया हो। उसके बाद सेकंड है आहार विशेषज्ञ या फिर डाइटिशियन पोषण संबंधी समस्याओं का आंकलन, निदान और उपचार करते हैं। अब एक और बात, एक नया वर्ड आया है आहार विशेषज्ञ। आहारी की से निकला है आहार विशेषज्ञ। आहारी की क्या थी? ये एक विज्ञान था, यानी कि ये हमें बताता है कि जो पोषण है वो मानव के स्वास्थ्य को किस तरीके से प्रभावित करेगा। लेकिन जो आहार विशेषज्ञ होते हैं यानी कि डाइटिशियन तो आप सभी ने सुना हुआ है इंग्लिश में, डाइटिशियन को हिंदी में बोलते हैं आहार विशेषज्ञ, यानी कि जो हमें बताते हैं कि इस टाइम पे हमें क्या खाना पीना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कोई मोटा व्यक्ति है तो उसे वो अगर डाइटिशियन के पास जाता है और उससे डाइट अपनी मांगता है, डाइट चार्ट की, मेरे लिए एक ऐसा डाइट चार्ट बनाओ जिससे कि मैं पतला हो जाऊं, तो वो उसके खाने में ऐसी चीज़ें ऐड करेगा जिससे कि वो पतला हो, जैसे कि प्लेंटी ऑफ वाटर यानी कि बहुत ज़्यादा पानी पीने के लिए देगा। साथ ही साथ जो मीठा है, शुगर है, उसको कम कर देगा बिल्कुल ही, कि बिल्कुल नहीं खाना, जो नेचुरल शुगर है वही लेनी है। ठीक है, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। एंड सेकंड एग्जांपल अगर हम लें, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है, मान लीजिए किसी की सर्जरी जो है वो हुई है, सर्जरी या फिर ऑपरेशन किसी का हुआ है, तो उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन खाने की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसीलिए डाइटिशियन क्या करेगा, डाइटिशियन को जब व्यक्ति ये बताएगा कि अभी अभी मेरी सर्जरी हुई है, इस चीज़ की सर्जरी हुई है, तो डाइटिशियन उसके जो खाना है उसमें प्रोटीन की मात्रा को बढ़ा देगा। ठीक है, हो गए एग्जाम्पल 2-3। अब उसके बाद नेक्स्ट है आपका पोषण देखभाल। पोषण देखभाल क्या होती है? बीमारी के दौरान पोषण देखभाल निम्न गतिविधियों का एक संगठित समूह है जिसमें शामिल है। अब जो पोषण देखभाल है उसमें क्या होता है, उसमें बीमारी के दौरान जो पोषण की देखभाल होती है, किस तरीके से पोषण लेना है, उससे क्या क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, वो सभी बातें हमें देखनी है। ठीक है, तो पहला है आपका पोषण स्थिति का आंकलन करना, कि जो इंसान यानी कि जो व्यक्ति खा रहा है, जैसा उसका खाना है, उसमें से ये चीज़ें देखना कि उसके खाने में अच्छी मात्रा में जो पौष्टिक तत्व हैं वो मिले हुए हैं या नहीं। यानी कि अगर एक व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा फास्ट फूड खाता है, जैसे कि चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा, ये सभी चीज़ें वो खा रहा है, तो वो खाना उसका अच्छा नहीं है, वो ख़राब है। डेली रूटीन में खाया गया ऐसा फास्ट फूड खाना बहुत ही ख़राब होता है सेहत के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम देखें, एक व्यक्ति अपने डेली रूटीन में यानी कि लंच की ही बात कर लें, तो वो दाल चावल लेता है। ठीक है, 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी दाल और एक कोई भी सब्जी हो गई, सीजनल वेजिटेबल जो भी चला हुआ है, और एक रोटी लेता है या फिर 2 रोटी लेता है और थोड़ी सी सैलेड लेता है। साथ ही साथ क्या करेगा, कोई दही ले ले, लस्सी ले ले, छाछ ले ले, इस तरीके की चीज़ लेता है। तो ये उसका क्या है, ये उसका बेस्ट आहार है। उसकी जो ये खाने का जो उसका तरीका है या फिर जो भी चीज़ें वो खा रहा है अपने डाइट में, उसने जो चीज़ें ऐड की हुई हैं वो बिल्कुल सही हैं। तो ये क्या करेंगे, ये जो पोषण है इसका आकलन करेंगे। उसके बाद है पोषण संबंधी समस्याओं का निदान, यानी कि जो आपके विशेषज्ञ होते हैं, आहार विशेषज्ञ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो समस्याओं से निदान यानी कि समस्याओं को ख़त्म भी करते हैं। कैसे? अब किसी व्यक्ति को कोई बीमारी लगी हुई है, फॉर एग्जांपल शुगर ही लगा लीजिए, मधुमेह है, मधुमेह से वो पीड़ित है उस रोग से, तो अब वो जाता है आहार विशेषज्ञ के पास और उसे बोलता है कि मेरे लिए कोई ऐसी डाइट बनाओ जिसे मैं अच्छे से फॉलो भी कर पाऊँ और उससे जो मेरा शुगर है वो कंट्रोल रहे, बढ़े नहीं। तो क्या होगा, वो उसे ऐसी डाइट चार्ट देगा जिससे कि उसका शुगर ना बढ़े, और फिर धीरे धीरे उस डाइट चार्ट को फॉलो करते करते क्या होगा, वो उसकी जो बीमारी है शुगर से जिससे वो पीड़ित है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है पोषण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पोषण संबंधी हस्तक्षेप, यानी कि पोषण जो है अगर हमें उसकी आवश्यकता है और उसे पूरा करना है तो हमें अपने खाने में कुछ ना कुछ तो हस्तक्षेप करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बदलाव करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मुझे कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप सभी को भी कैल्शियम की ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ठीक है, या फिर ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि जो पौष्टिक तत्वों की मुझे ज़रूरत है वही सेम दूसरे लोगों को भी ज़रूरत हो, अलग अलग होता है। जो एक बॉडी है, मान लीजिए ए है, उसकी बॉडी अलग है, बी की बॉडी अलग है। अब जो ए को पौष्टिक तत्व चाहिए, जो न्यूट्रिएंट्स ए को चाहिए, जो पोषण ए को चाहिए, क्या वही सेम पोषण बी को भी चाहिए? बिल्कुल नहीं।
इसकी जो मांग है वो अलग होगी इसकी बॉडी की, और ए की बॉडी की मांग जो है वो अलग होगी, तो उसके अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा। उसके बाद है पोषण देखभाल परिणामों का मूल्यांकन तथा यदि आवश्यक हो तो उनमें परिवर्तन करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, थोड़ा बहुत परिवर्तन जो है वो करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आवश्यकता अगर पड़ती है कि परिवर्तन करें हम उसके खाने में, तो वो करना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है आपका नैदानिक पोषण और आहारिकी का महत्व। तो नैदानिक पोषण और आहारिकी जो है उसका क्या महत्व है, वो क्या भूमिका निभाते हैं। अब देखो, अगर हम नैदानिक पोषण जो है हमारे जीवन में क्या करेगा, नैदानिक पोषण जो है वो हमें बीमारी से छुटकारा दिलाएगा। सबसे पहली बात तो ये हो गई, क्योंकि बीमारी के टाइम पर लिया जाने वाला पोषण क्या करेगा, हमें बीमारी से छुटकारा दिलाएगा, जल्द से जल्द हमारी बीमारी को ठीक करेगा। तो सबसे पहला तो इसका ये महत्व बनता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे महत्व यहाँ पे दिए हुए हैं, और अब हमें ये देखना है कि जो नैदानिक पोषण और आहारिकी है, आखिरकार हम उसे पढ़ क्यों रहे हैं, उसकी ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नई बीमारी जैसे कि HIV जैसी जो बीमारियाँ होती हैं, HIV एड्स होता है, मोटापा होता है, हृदय रोग होता है, इन सभी चीज़ों से निपटारा पाना या फिर छुटकारा पाना। अगर हमें पहले से पता होगा कि ये गलत खाना खाने से हमें ये बीमारी लग सकती है, तो क्या हम उसे खाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। ठीक है, उसे हम अवॉइड करेंगे, और करना भी चाहिए। अगर कोई बच्चा नहीं कर रहा है तो उसके लिए बहुत ख़राब है। उसके बाद है बीमारियों की रोकथाम और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए भी ये हमें शिक्षित करता है और एक खास भूमिका हमारे जीवन में निभाता है। उसके बाद है चिकित्सा पोषण विशेषज्ञ ही प्रत्येक व्यक्ति मरीज को पोषण देखभाल एक व्यवस्थित और अत्यंत महत्वपूर्ण तरीके द्वारा उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार देते हैं। यानी कि जो पोषण एक व्यक्ति को चाहिए, एक बीमार व्यक्ति के शरीर को जो पोषण चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेगा। वो किससे सीख रहे हैं हम? आहारिकी और नैदानिक पोषण से ही तो सीख रहे हैं, उसकी पढ़ाई से ही तो सीख रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट आपका, अब हमें ये पढ़ना है, ये आपकी बुक में दिया हुआ है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हालांकि काफ़ी बच्चे इसको छोड़ देते होंगे ये सोचकर कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली है पोषण औषध। पोषण औषध क्या होता है? स्वास्थ्य के लिए लाभकारी विशिष्ट खाद्य पदार्थ ही प्राकृतिक या फिर निम्रित हो सकते हैं, जैसे कि आपका हो गया अदरक हो गया, लहसुन हो गया, सोया हो गया। ठीक है, और प्राकृत की बात करें तो क्या है? फ्लैक्सीड्स जो है प्राकृत जो है, जो हमें नेचुरल मिल रहा है, तो फ्लैक्सीड्स प्राकृत नहीं है। फ्लैक्सीड्स जो है एक ऐसी दवाई होती है जो कि इंसान के द्वारा बनाई गई, यानी कि निम्रित है। और प्राकृत क्या है? जो हमें प्रकृति से मिला है, यानी कि हल्दी, अदरक, लहसुन, इस तरीके की चीज़ें। ठीक है, उसके बाद चिकित्सा खाद्य पदार्थ। चिकित्सा खाद्य पदार्थ जिसमें चिकित्सा ही नाम आ गया, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ डॉक्टर से रिलेटेड है। तो ये क्या है? डॉक्टर के पर्चे पर उपलब्ध विशेष रूप से विशेष आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए नियमित है, जैसे कि ORS आप सभी ने सुना है, या फिर लैक्टोज रहित दूध आप सभी ने सुना होगा। जो ORS है वो कब लिया जाता है? जब लूज मोशंस हो जाते हैं, उस टाइम पे हम ORS का घोल पीते हैं। पाउडर की फॉर्म में आता है पैकेट। ठीक है, ORS का पैकेट आता है पाउडर की फॉर्म में। डॉक्टर्स हमें बताते हैं कि ये ORS का घोल पीजिए, इससे जो है आपके लूज़ मोशन जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। क्योंकि लूज़ मोशन के टाइम पे क्या होता है, हमारी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, तो उसे पूरा करने के लिए हम ORS का घोल जो है वो पीते हैं, और डॉक्टर्स इसको प्रेफर ज़रूर करते हैं। और डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना, यानी कि डॉक्टर के पर्चे के बिना ये हमें नहीं मिलता। ठीक है, तो जो डॉक्टर जो है, जब डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाई ली जा रही है, तो वो क्या होते हैं? वो चिकित्सा खाद्य पदार्थ के अंदर आ जाएगा। उसके बाद है पादप रसायन। पादप रसायन एक अलग चीज़ है। क्या है? पादप रसायन को हम जैव सक्रिय पदार्थ भी बोलते हैं। ये क्या है? ये आपका आता है कैरोटीनॉइड का नाम कभी सुना है? कैरोटीनॉइड किस में पाया जाता है? कैरोटीनॉइड जो है आपका गाजर में पाया जाता है। किस में? गाजर में। कैरेट में पाया जाता है कैरोटीनॉइड। कैरेट। ठीक है, कैरेट हिंदी में क्या बोलते हैं? गाजर बोलते हैं इसको। और गाजर आपकी लाल और
संतरी रंग की होती है, यानी कि ऑरेंज एंड रेड कलर की होती है। ऑरेंज कब आती है? जब गाजर है उसका सीज़न जो है जब चला जाता है तब ऑरेंज कलर की हमें काफ़ी दिखती हैं। और रेड कब आती हैं? जब इसका सीज़न आता है, ठीक है। तो सर्दियों में रेड आती है और जो गर्मियां हैं उसमें हमारी ऑरेंज कलर की कैरेट जो है वो आती है मार्केट में। तो जो आपकी ऑरेंज कलर की होती है, किसकी? ऑरेंज कलर की जो आपकी गाजर होती है उसमें कैरोटीनॉइड जो है वो पाया जाता है। और पादप रसायन है एक कैरोटीनॉइड जो कि हमारे हृदय के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसा कि जो गाजर है आपकी वो हमें ज़रूर खानी चाहिए, उससे हमें विटामिन ए की कमी नहीं होगी। एक तो पहली बात तो यह है कि विटामिन ए की कमी नहीं होगी, ठीक है। लोहे तत्व की कमी नहीं होगी, विटामिन ए की कमी नहीं होगी, और साथ ही हमारे हार्ट के लिए, हमारे हृदय के लिए बहुत अच्छी होती है। और पादप रसायन क्या होते हैं? ऐसे फल होते हैं जिनके अंदर से खुशबू आती है, उनके कलर जो है वो नेचुरली होते हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट है आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा क्या है? चिकित्सा उद्देश्य के लिए भोजन के उपयोग से संबंधित आहार विज्ञान की एक शाखा है। यह विभिन्न रोगों से पीड़ित रोगियों की पोषण आवश्यकता और उनके लिए सही प्रकार के आहार निर्धारित करने से संबंधित है। जो आहार चिकित्सा है वो क्या होती है? जो भी रोगी हैं या किसी भी रोग से पीड़ित रोगी हैं, उनकी पोषण की जो आवश्यकता है उसको सही प्रकार से क्या करते हैं? सही प्रकार से निर्धारित करते हैं, ठीक है। यानी कि उनके शरीर को जितनी आवश्यकता है पोषण की उतना ही उनको देना, उनके डाइट चार्ट में उतना ही रखना। उसके बाद है आहार चिकित्सा के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या होंगे? मरीज की भोजन संबंधी आदतों को ध्यान में रखते हुए आहार की योजना बनाना। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस इंसान को हमें ये खाना खिलाना है जो हमने बनाया है, यानी कि डाइट चार्ट जो हमने दी है, और हमें उसे बोलना है कि आपको इसी को फॉलो करना है, तो क्या होगा? हमें उसके बारे में जानना पड़ेगा कि उसकी आदतें कैसी हैं, उसकी रुचि कैसी है, यानी कि वो इस खाने को खाता भी है या नहीं, ये सारी बातें हमें जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो यही हो गया, उसकी पसंद नापसंद, उसकी आदतें, उसको जानकर ही हम उसके लिए योजना बनाएंगे, सूची बनाएंगे। उसके बाद बीमारी की हालत को सुधारने और नियंत्रित रखने के लिए वर्तमान आहार में कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, यानी कुछ ना कुछ बदलाव करेंगे। पोषणहीनता की स्थिति में आहार उपचारहीनता को दूर करेंगे, यानी कि जब पोषण की कमी है उस टाइम पे उनके खाने में ऐसी चीज़ें ऐड करेंगे, ऐसी चीज़ें मिलाएंगे जिससे कि क्या होगा? उनको सही मात्रा में जो पोषण है वो मिल सके। उसके बाद दीर्घकालिक व अल्पकालिक बीमारियों में आहार उपचार। दीर्घकालिक मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जो लंबे समय तक चलती हैं, और अल्पकालिक जो हैं जो कम समय तक चलती हैं, जैसे कि खांसी जुकाम 2-3 दिन तक, बुखार हो गया 4-5 दिन तक, ठीक है। दीर्घकालिक में टाइफाइड हो गया, काफ़ी लंबे टाइम तक चलता है, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, टीबी हो गई, मधुमेह हो गया, और आपका बाकी उच्च रक्तचाप हो गया, ठीक है। हार्ट की कोई प्रॉब्लम है वो हो गई, काफ़ी लंबे समय तक चलेंगी। तो इन दोनों ही बीमारियों में जो आहार उपचार करे, यानी कि आहार को कुछ इस तरीके का बनाए कि इन बीमारियों से हमें छुटकारा मिले, ऐसा आहार बनाना इसका उद्देश्य हमेशा से रहता है। उसके बाद हम मरीज को निर्धारित आहार के अनुसरण करने की शिक्षा और परामर्श दे, यानी कि जो मरीज़ है वो किस तरीके से खाने को खाएगा। मतलब कि अब उसकी रुचि भी तो देखनी पड़ेगी ना, कि जो चीज़ हमने इस अपने डाइट चार्ट में लिखी है क्या सामने वाला इंसान उसे खाए भीगा या नहीं। जैसे कि अगर मैं आपको बोल दूं कि आपको दिन में कम से कम एक बार पालक की सब्ज़ी ज़रूर खानी है, तो काफ़ी बच्चे बड़ी खुशी खुशी से खा लेंगे जिनको खानी पसंद है, ठीक है। काफ़ी बच्चों को जिनको पसंद नहीं है वो क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो नहीं खा सकता, मुझे तो अच्छी नहीं लगती। तो ये आपकी पसंद और नापसंद आ जाती है, ठीक है। अब अगर आपकी जो बीमारी है उसमें हम पालक को अवॉइड कर सकते हैं, यानी कि अगर हम उसे खाएं तो भी चलेगा, अगर हम उसे ना खाएं तो भी चलेगा, तो ठीक है। लेकिन अगर आपको आपकी बीमारी में पालक खानी है तो क्या होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा? उस इंसान को, उस मरीज को शिक्षित करना पड़ेगा, उसे कुछ ना कुछ सजेशंस देने पड़ेंगे, एग्जाम्पल्स देने पड़ेंगे, ताकि वो उसे खाने के लिए अपनी मंजूरी जो है वो दे। इसी प्रकार से हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, तो अगर कोई बीमार है और उसे अंडा खाने के लिए बोल दिया जाए, लेकिन वो है वेजिटेरियन,
क्या है वो वेजिटेरियन, तो वो अंडा नहीं खाएगा, वो साफ मना कर देगा। अगर हम उसे समझाएंगे तो शायद ही 10% वो मान भी जाए, लेकिन 90% वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहेगा कि नहीं भाई मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ, मैं मांसाहारी खाने को नहीं खाऊंगा। तो उस टाइम पे हमें फिर उसके डाइट चार्ट में थोड़ा बहुत क्या करना पड़ेगा, बदलाव जो है वो करना पड़ेगा। अब बात करते हैं पोषण मूल्यांकन की। पोषण मूल्यांकन क्या है, इसे हम ABCD के क्रम में समझ सकते हैं, जैसे कि एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट को हम हिंदी में बोलते हैं मानव मित्तीय माप। मानव मित्तीय माप क्या होता है, आप एक बॉडी है, मान लीजिए A है, उसके शरीर का माप लेना, यानी कि उसकी हाइट मापनी, वेट मापना, ठीक है, ये दोनों चीज़ें माप ली तो मानव मित्तीय माप हो गया। अब इसके साथ एक और चीज़ बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो बच्चे होते हैं, शिशु होता है, यानी कि 1 साल का अगर जन्म से यदि 1 साल तक का बच्चा है तो उसका मानव मित्तीय माप हम किस तरीके से ले सकते हैं। उसका मानव मित्तीय माप लेने के लिए, यानी कि अगर हमें उसकी हाइट जो है उसे मापना है तो हम उसकी हाइट कैसे नापेंगे। हम उसे खड़ा तो नहीं कर सकते मापने के लिए, हम उसके सिर की, जो उसका सिर होता है उसकी गोलाई लेंगे, यानी कि उसका सरकमफ्रेंस जो है हम वो लेंगे, उसके सिर से हम उसकी हाइट को नापेंगे और जितनी उसकी सरकमफ्रेंस आएगी इसका मतलब उतनी ही उस बच्चे की हाइट है। ठीक है, ये क्वेश्चन MCQ में आता है, पिछले साल भी आया था, इसलिए आपको याद रखना है। उसके बाद है बायोकेमिकल असेसमेंट, जिसमें कि क्या आपकी जांचें आ जाती हैं, यानी कि जब हमने मानव मित्तीय माप ले लिया, पोषण का मूल्यांकन बता रहे हैं, पहला स्टेप होता है मानव मित्तीय माप लेना। आप कभी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सबसे पहले आपका क्या करेगा, वेट मापेगा, हाइट मापेगा, उसके बाद ही तो कुछ ना कुछ आगे स्टेप लेगा। सेकंड स्टेप होगा जांच, यानी कि ब्लड टेस्ट करना और यूरिन टेस्ट, जिसको मूल जांच बोलते हैं, मूल मूत्र जांच, ठीक है, वो करेगा, यानी कि इसमें जांच चलेगी, टेस्ट चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट होगा उसका क्लिनिकल असेसमेंट। अब रोगी का क्या आ गया भाई, अब रोगी का जो टेस्ट, जो जांचें उसने कराई हैं उसका रिजल्ट आ गया, उसका प्रमाण आ गया है। तो उसका जो प्रमाण उसका आया है, परिणाम उसका जो आया है, वो क्या करेगा, अब वो उसे देखेगा, समझेगा, उसके इतिहास के बारे में जानेगा, यानी कि उसे पूछेगा कि आपने कभी पहले किसी डॉक्टर से दवाई ली है, कौन सी दवाई ली है। अगर आपके पास उसका पर्चा है तो आप प्लीज़ हमें वो दिखा दीजिए, ठीक है, तभी तो आगे के स्टेप्स बढ़ेंगे। ऐसा यहाँ तक थर्ड तक करने के बाद फिर लास्ट स्टेप आता है डिजीज़ आइडेंटिफिकेशन करना, यानी कि अब लास्ट में वो क्या करेगा, वो देखेगा कि इस व्यक्ति को क्या बीमारी है। अब उसने सब कुछ देख लिया ऊपर का और उसे समझ में आ चुका है कि अब व्यक्ति को क्या बीमारी है और अब उस बीमारी का क्या करना है, उस बीमारी का इलाज करना है। साथ ही साथ वो उसे परामर्श देगा, सजेशन देगा कि आप ये चीज़ें खाएं, ये चीज़ें ना खाएं, आपको ये दवाइयाँ खानी हैं और इस खाने का परहेज़ करना है, इस तरीके से। क्लियर है ये 4 स्टेप्स आपको पोषण मूल्यांकन के। अब नेक्स्ट है आपका रोगियों के लिए आहार को संशोधित करते समय डॉक्टरी पोषण चिकित्सा आहार विशेषज्ञ। तो ये डाइटिशियन वाला हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, यानी कि पार्ट नंबर 2 में। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो हो चुकी है काफ़ी लॉन्ग। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना, एंड अगर आप मेरी थोड़ी सी भी मेरे काम की तारीफ़ करना चाहते हैं तो फटाफट से जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आप मुझे मोटिवेट करना चाहते हैं तो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड आपको पार्ट नंबर 2 कितनी जल्दी चाहिए वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके फटाफट से बताएं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपकी जो क्लास 12th है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि कोई भी वीडियो आपको मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं पार्ट नंबर 2 में।